हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यार फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती स्रोतों में वोल्टा तथा विद्युत धारा के बीच में संबंध स्थापित करेंगे। इसमें हम लोग 3 टॉपिक पढ़ चुके हैं। सबसे पहला हम बताए थे कि जब परिपथ में ओमीय प्रतिरोध स्थित हो तो उस स्थिति में प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टा के बीच में क्या संबंध होगा, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। दूसरा टॉपिक पढ़े थे हम लोग कि जब परिपथ में केवल प्रकत्व स्थित हो तो उस स्थिति में वोल्टा तथा प्रवाहित विद्युत धारा के बीच में क्या संबंध होगा। और तीसरा टॉपिक पढ़े थे हम लोग, यदि परिपथ में केवल संधारित्र अथवा धारिता स्थित हो तो उस स्थिति में वोल्टा तथा विद्युत धारा के बीच में क्या संबंध होगा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे एलआर सर्किट की बात करेंगे। मीन्स यदि परिपथ में प्रकत्व भी हो और विद्युत धारा दोनों स्थित हो तो उस कंडीशन में हमारा वोल्टा तथा विद्युत धारा के बीच में क्या संबंध होगा, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, एलआर परिपथ, जिसको एलआर सर्किट के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? एलआर सर्किट के नाम से जानते हैं। एलआर सर्किट, एलआर का एल का मतलब हुआ प्रकत्व और आर का मतलब हुआ ओमीय प्रतिरोध। मीन्स जब किसी परिपथ में प्रकत्व और ओमीय प्रतिरोध दोनों स्थित हो तो उस स्थिति को हम एलआर परिपथ कह देते हैं। और एलआर परिपथ में किस तरह से वोल्टा तथा विद्युत धारा में संबंध होगा, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो ध्यान से आप समझिएगा। वह प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, वह प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, वह प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें कुंडली तथा प्रतिरोध के, जिसमें कुंडली तथा प्रतिरोध, जिसमें कुंडली तथा प्रतिरोध के श्रेणी संयोजन पर प्रत्यावर्ती वोल्टा आरोपित की जाती है, प्रत्यावर्ती वोल्टा आरोपित की जाती है, एलआर परिपथ कहलाता है। एलआर परिपथ कहलाता है। ध्यान से समझिएगा, एलआर परिपथ किसे कहते हैं। हम कहेंगे वह परिपथ जिसमें कुंडली तथा प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, उसी को हम एलआर परिपथ कहते हैं। किसे एलआर परिपथ कहेंगे? जब किसी प्रत्यावर्ती विद्युत धारा परिपथ में जब प्रकत्व एल कुंडली को तथा ओमीय प्रतिरोध कैपिटल आर को एक दूसरे के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उस परिपथ को हम एलआर परिपथ कह देते हैं। इसे आप फिगर के माध्यम से समझिएगा। जैसे मान लेते हैं ये कुंडली है, कुंडली को इस तरह से करते हैं, कुंडली को इस तरह से करते हैं। फिर ये प्रतिरोध है, क्या है? प्रतिरोध है। और ये इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ध्यान से समझिएगा।
थोड़ा सा फिगर कट रहा है तो फिगर को फिर से हम बना दे रहे हैं। ये कुंडली है और ये प्रतिरोध है। जब दोनों को क्या करते हैं, अगर हम श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं, ये R हो गया और ये L हो गया, इसकी जो वोल्टता होगी वो VL होगी और इसकी वोल्टता होगी वो VR होगी, और दोनों के बीच में प्रत्यावर्ती विद्युत धारा जो होगा वो V V नॉट साइन ओमेगा t होगा। ध्यान से समझिएगा, हम क्या बता रहे हैं। एलआर परिपथ, एलआर परिपथ का मतलब वैसा परिपथ जिसमें कुंडली, ये कुंडली है, तारों को, ये तार को इस तरह से लपटा गया है जिसे हम कुंडली कह देते हैं, जिसे हम प्रेरकत्व के नाम से भी जानते हैं। वह परिपथ जिसमें कुंडली और प्रतिरोध एक दूसरे के श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं, तो इस संयोजन को ही हम एल आर परिपथ कह देते हैं। किसी स्टूडेंट के दिमाग में होगा कि सर एल पहले है आर बाद में है, तो आपको बताना चाहेंगे आप किसी को आगे रखिएगा, किसी को पीछे रखिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आर को भी आप पहले लिख सकते हैं और एल को बाद में भी लिख सकते हैं। तो अगर बाद में लिखिएगा तो आर एल हो जाएगा। तो दोनों का मतलब एक ही हुआ। दोनों के लिए प्रत्यावर्ती विद्युत धारा जो होगा आई, वो दोनों के लिए बराबर होगा, क्योंकि आप जानते हैं श्रेणी क्रम में जो विद्युत धारा होती है वो जितना भी श्रेणी क्रम में जुड़ता है सबके लिए विद्युत धारा बराबर होती है। तो जितना एल यानी कि प्रेरकत्व यानी कि कुंडली के लिए जितना धारा होगी उतनी ही उम्मीद प्रतिरोध आर के लिए भी विद्युत धारा होगा, और इसकी कुल प्रत्यावर्ती वोल्टता जो होगी V V नॉट साइन ओमेगा t होगा। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो इसे हम दूसरे ग्राफ से भी निरूपित कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा। ये जो है वो V है, V को डिनोट करता है, और ये जो है वो VL है और ये जो है वो VR है। ये I करंट है, और जब ये VL होगा तो ये भी VL हो जाएगा, और ये VL और VR के बीच में जो कलांतर का कोण बनेगा वो फाई होगा, और ये V को डिनोट करता है, यानी कि ये V हो जाता है। तो हम देखते हैं कि दोनों VL और VR जो होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि एक दूसरे के 90 डिग्री पे होते हैं। यदि इस दोनों का अगर हमें मीन्स विभवांतर को डिनोट करना हो तो हम लिख सकते हैं क्या, एलआर परिपथ में वोल्टता, एलआर परिपथ में वोल्टता तथा धारा के समीकरण निम्न प्रकार से दिया जाता है। हम V V नॉट साइन ओमेगा t लिखेंगे और I नॉट साइन ओमेगा t माइनस 90 डिग्री हम कर सकते हैं। इसको हम इस तरह से 90 डिग्री के जगह पे फाई हम है तो फाई लिख लेंगे, ये फाई हम कर लेते हैं, या 90 डिग्री भी आप लिख सकते हैं। मतलब यह है कि इसमें अगर VL और VR के बीच में अगर इन दोनों का समीकरण लिखना होगा, मतलब इस परिपथ के लिए अगर हम विभवांतर का मान लिखना होगा तो हम V V नॉट साइन ओमेगा t लिखेंगे, और आपका प्रत्यावर्ती जो धारा होगा I नॉट साइन ओमेगा t माइनस फाई हम लिख सकते हैं। इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, मीन्स उपयुक्त समीकरण को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। उपर्युक्त
समीकरण को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। हम लिख सकते हैं क्या, जो v है हम इसको लिख सकते हैं v नॉट साइन ओमेगा टी, v इज इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 भी लिख सकते हैं। तथा हम यहाँ पर तथा कर लेते हैं, तथा अगर i इज इक्वल टू अगर हमें लिखना हो तो i इज इक्वल टू लिखेंगे i नॉट साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं। जिस तरह से v इज इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा टी लिखे हैं उस तरह से आपको शायद नीचे दिखाई नहीं दे रहा है, तो कोई बात नहीं, हम इसको साइड में लिख लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। तथा i इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी लिख लेते हैं। अब तो दिखाई दे ही रहा होगा, चलिए कोई बात नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसी समीकरण को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है, हम इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 भी लिख सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि प्रत्यावर्ती विद्युत धारा I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5 है, हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इस तरह से ये था आपका एलआर परिपथ। अब हम लोग एलआर परिपथ में विद्युत धारा और विद्युत वोल्टा के बीच में संबंध स्थापित करेंगे, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ये स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे, तो इसे हम मिटाएंगे और हम लोग एलआर परिपथ की प्रतिबाधा की बात करेंगे। एलआर परिपथ की प्रतिबाधा, लिखेंगे क्या, एलआर परिपथ की प्रतिबाधा। एलआर परिपथ की हम क्या करेंगे, प्रतिबाधा की बात करेंगे। तो प्रतिबाधा की बात हम लोग करने के लिए इस फिगर में आप देखिएगा, यदि हम दोनों का अगर परिमाण भी निकालेंगे तो v इज इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि ये लंब है और ये आधार है और ये क्या है, कण है। तो कण बराबर आप जानते हैं लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हम लिखेंगे क्या, एलआर परिपथ के लिए, एलआर परिपथ के लिए एलआर परिपथ के लिए वेक्टर आरेख से हम v स्क्वायर इज इक्वल टू कण स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, vl स्क्वायर प्लस vr का स्क्वायर कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, vl स्क्वायर इज प्लस vr का स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो ये जो आप आरेख दे रहे हैं ये तो परिपथ हो गया। इस आरेख को हम लोग वेक्टर आरेख के नाम से जानते हैं। इस आरेख को क्या कहेंगे, वेक्टर आरेख। और तो इस वेक्टर आरेख में अगर हमें भी निकालना हो तो भी स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं अंडर भी एल स्क्वायर प्लस भी आर का स्क्वायर कर लेते हैं। क्योंकि आप जानते हैं, ध्यान से समझिएगा, परंतु आप R इज इक्वल टू वी आई जानते हैं। R इज इक्वल टू क्या जानते हैं, वी आई, तथा वी एल इज इक्वल टू ये हम लिख सकते हैं आई एक्स एल। क्या करेंगे, आई एक्स एल। यहां पे आप ध्यान से समझिएगा, R इज इक्वल टू क्या हम जानते हैं,
वी आई, क्या जानते हैं, आर इज इक्वल टू वी आई जानते हैं। ये इसको ये कर लेते हैं, भी है हमें भी निकालना है, वी आर यानी कि आई आर कर लेते हैं। वी आर इज इक्वल टू क्या कर लेते हैं, यहाँ पर विभव है, आर के विभव है तो आर का विभव यानी कि V इज इक्वल टू क्या करते हैं आई आर, तथा VL इज इक्वल टू क्या कर लेते हैं आई एक्स एल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं आई एक्स एल। और यदि हम दोनों का मान इसमें पुट करते हैं, क्या करेंगे, इस दोनों का मान अगर इसमें पुट करेंगे तो V स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं VL, VR के जगह पर हम लिख सकते हैं आई आर का होल स्क्वायर प्लस VL के जगह पर हम लिख सकते हैं आई एक्स एल का होल स्क्वायर कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, V स्क्वायर इक्वल टू दोनों में आई स्क्वायर कॉमन है तो लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का होल स्क्वायर। ध्यान से आप समझिएगा, यहाँ पर हम V स्क्वायर किए हैं, VL के जगह पर हम क्या किए हैं आई एक्स एल किए हैं, VL के जगह पर हम क्या किए आई एक्स एल का होल स्क्वायर। बहुत बच्चे के दिमाग में होगा कि सर पहले VL है तो VL का मान यहाँ पे होना चाहिए और VR का मान यहाँ पे होना चाहिए। तो आपको बताना चाहेंगे कि जब जोड़ होता है तो जोड़ में आप आगे लिखिए या पीछे लिखिए, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए आपको यहाँ पे समझाना चाहते हैं, रट्टू तोता नहीं बनाना चाहते हैं, इसलिए आप इसे ध्यान से समझिएगा। हम यहाँ पे V स्क्वायर इज इक्वल टू VL स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर लिखे हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि VR स्क्वायर का पहले हम वैल्यू पुट कर चुके हैं तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लिख सकते हैं V स्क्वायर इज इक्वल टू VR के जगह पर आई आर का होल स्क्वायर प्लस VL के जगह पर आई एक्स एल का होल स्क्वायर करेंगे। और आप देख सकते हैं आई दोनों में है तो आई का स्क्वायर जो है हम बाहर निकाल लेते हैं कांस्टेंट। V स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर दोनों में कॉमन है, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं V बाई आई का होल स्क्वायर, ये दोनों में आ जाएगा, दोनों का पावर स्क्वायर है तो हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का होल स्क्वायर। ये हम कर सकते हैं V बाई आई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या कर लेते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का होल स्क्वायर कर लेते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं V बाई आई इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब आप देखिएगा, परंतु ओम के नियम से आप जानते हैं V बाई आई इज इक्वल टू क्या जानते हैं, V बाई आई इज इक्वल टू आप R जानते होंगे, मतलब प्रतिरोध जानते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे परंतु ओम के नियम से, परंतु ओम के नियम से हम लिख सकते हैं V बाई आई इज इक्वल टू, V बाई आई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, लिखेंगे परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध, परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध। क्या करेंगे, परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध कब होगा, जब V बाई आई, हम लोग ओम के नियम से पढ़े हैं V बाई आई इज इक्वल टू आर होता है। क्या होता है, V बाई आई इज इक्वल टू आर होता है, और आर यहाँ पे जो प्रतिरोध होगा ये प्रभावी प्रतिरोध होगा। प्रभावी प्रतिरोध क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे दो चीज है, एक कुंडली है, एक ओमीय प्रतिरोध है, एक प्रेरकत्व है और दूसरा का ओमीय प्रतिरोध है। जब दो प्रतिरोध मिलते हैं और उनका जो योग मिलता है उसे हम प्रभावी प्रतिरोध कहते हैं। तो यहाँ पर V बाई आई जो है, V बाई आई इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का होल स्क्वायर है।
तो ये ओम के नियम से जानते हैं V/I इज इक्वल टू ये प्रभावी प्रतिरोध हो जाएगा। जैसे कि हम लोग पढ़े हुए हैं, जब प्रेरकत्व और प्रतिरोध के कारण जो प्रतिरोध होता है उसे हम प्रतिबाधा कहते हैं, जिसे हम Z से डिनोट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जब किसी परिपथ में प्रेरकत्व के कारण तथा ओमीय प्रतिरोध के कारण जो प्रतिरोध होते हैं उसे हम क्या कहेंगे, प्रतिबाधा कहते हैं। और प्रतिबाधा से हम प्रतिबाधा को हम कैपिटल Z से निरूपित करते हैं। तो हम यहाँ पर आगे लिखेंगे। आगे लिखने से पहले इसको क्या करिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए, स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे तो हम लिखेंगे इसके आगे, क्योंकि यह प्रतिरोध लिखेंगे क्योंकि यह प्रतिरोध प्रेरकत्व एल यह प्रतिरोध प्रेरकत्व कैपिटल एल तथा ओमीय प्रतिरोध कैपिटल आर दोनों के कारण है। ओमीय प्रतिरोध कैपिटल आर दोनों के कारण है, दोनों के कारण है। अतः इसे प्रतिरोध न कहकर, अतः इसे प्रतिरोध न कहकर क्या कहेंगे, प्रतिरोध न कहकर परिपथ की प्रतिबाधा, परिपथ की प्रतिबाधा परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं तथा इसे कैपिटल Z से निरूपित करते हैं, कैपिटल Z से प्रदर्शित करते हैं। लिखेंगे कैपिटल Z से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम मिटा देंगे। ध्यान से समझिएगा। अतः हम लिख सकते हैं Z इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V/I कर सकते हैं, या Z इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, √R² प्लस XL का होल स्क्वायर। इसे आप याद रखिएगा, Z इज इक्वल टू V/I, या हम लिख सकते हैं Z इज इक्वल टू √R² प्लस XL का होल स्क्वायर। ये Z क्या है, प्रतिबाधा है। प्रतिबाधा कब होता है, जब किसी भी परिपथ में अगर प्रेरकत्व तथा ओमीय प्रतिरोध के कारण जो प्रतिरोध उत्पन्न होते हैं तो उसे प्रतिरोध न कहकर उस परिपथ का प्रतिबाधा कहते हैं, और प्रतिबाधा को कैपिटल Z से निरूपित करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। और कैपिटल Z इज इक्वल टू V/I भी लिख सकते हैं, या Z इज इक्वल टू √R² प्लस XL का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, क्योंकि जब हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे तो न्यूमेरिकल में ये बहुत आपको हेल्प करेगा, क्योंकि विदाउट फॉर्मूला आप न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसलिए थ्योरी के साथ साथ आपको फॉर्मूला भी याद रखना होगा। तो हम आगे की बात कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा।
अब हम लोग क्या करेंगे, एलआर परिपथ की, ये VL है, एलआर परिपथ में वोल्टता, एलआर परिपथ में वोल्टता तथा धारा के बीच कलांतर, धारा के बीच कलांतर, कलांतर को फाई से निरूपित करते हैं। क्या चीज से निरूपित करते हैं? कलांतर को फाई से निरूपित करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, एलआर परिपथ में जो प्रेरकत्व है और जो धारा है, इनके बीच का जो कलांतर है, यानी कि विभव और आई के बीच में क्या कलांतर होगा, उस कलांतर का मान ज्ञात करना है या संबंध स्थापित करना है। तो ध्यान से समझिए, एलआर परिपथ, ये एलआर परिपथ है जिसकी हमारी वोल्टता VL है और आर का वोल्टता VR है। वोल्टता तथा आर धारा के बीच में हमें क्या निकालना है, कलांतर निकालना है। तो ध्यान से समझिएगा, वेक्टर आरेख में, वेक्टर आरेख में इसे हम वेक्टर आरेख बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेक्टर आरेख बोलते हैं। एलआर परिपथ की परिणामी, एलआर परिपथ की परिणामी, एलआर परिपथ की परिणामी वोल्टता V तथा वोल्टता V तथा धारा I से फाई कलांतर, I से फाई कलांतर बनता है। अतः ध्यान से समझिएगा, एलआर परिपथ की जो परिणामी वोल्टता है वो V है। एलआर परिपथ की परिणामी वोल्टता क्या है? V है। और उसकी जो धारा है वो कैपिटल I है। वो V और I के जो बीच जो कोण बन रहा है, इस कोण को हम कलांतर कहते हैं। और इस कलांतर को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम tan का फॉर्मूला यूज करते हैं। tan का ही क्यों फॉर्मूला यूज करेंगे? क्योंकि लंब और आधार दिया हुआ है। क्या दिया है? लंब और आधार दिया है। तो लंब और आधार जब दिया रहता है तो दोनों के बीच का जो दिशाएं होती है वो हम tan के रूप में निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, tan फाई इज इक्वल टू लंब बटा में आधार होता है। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? लंब बटा में आधार। तो ये आपका लंब हुआ और ये हुआ आधार। तो इसको हम लिख सकते हैं VL बाई VR। क्या लिख सकते हैं? VL बाई VR। और यहाँ पर लिखेंगे क्या, चूंकि VL इज इक्वल टू IXL तथा हम लिख सकते हैं VR इज इक्वल टू IR लिख सकते हैं। ये हम लोग पढ़े हैं। VL इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? IXL तथा VR इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? IR। दोनों का मान इसमें हम पुट करते हैं तो लिखेंगे सो tan फाई इज इक्वल टू VL के जगह पर IXL बाई IR लिख सकते हैं। तो ये हम कर सकते हैं IXL, ये सफिक्स में ये आई कट जाएगा। सो हम लिख सकते हैं tan फाई इज इक्वल टू XL बाई R लिख सकते हैं। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स XL बाई कैपिटल R भी लिख सकते हैं। ये शायद आपको दिखाई दे ही रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं। इस फिगर को अब हम मिटा रहे हैं, यहां पर आप ध्यान से समझिएगा। इसके बाद हम
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि हमें फाई निकालना हो तो tan इनवर्स लिख सकते हैं एक्सएल बाई आर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एक्सएल बाई आर। तो इस तरह से हमारा कलांतर निकल गया दोनों के बीच। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चूंकि आप जानते हैं एक्सेल के जगह पर आप इतना ही करके भी छोड़ सकते हैं, या एक्सेल के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं? ओमेगा एल भी लिख सकते हैं। फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ओमेगा एल बाई आर भी लिख सकते हैं। ये इस फॉर्म में भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से कलांतर जो है ये V और I के बीच में संबंध, ये R है, मतलब R कहां से आया है? ये I कट गया है तब R बचा है। तो इस तरह से कलांतर अगर आपको निकालना है तो हम फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ओमेगा एल बाई आर के रूप में कर सकते हैं। यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसके बारे में और डिटेल समझाएंगे। चलिए, स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे तो इसको हम एक बार ध्यान से समझाना चाहते हैं कि ये जो फाई है, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ओमेगा एल बाई आर। ये ओमेगा जो है वो कोणीय वेग है, एल जो है वो प्रकत्व है और आर जो है ओमीय प्रतिरोध है। यदि किसी भी परिपथ में यदि किसी भी परिपथ में ओमेगा अर्थात कोणीय वेग का मान अगर 0 डिग्री हो, क्या हो? 0 डिग्री हो, तो उस कंडीशन में फाई का मान 0 डिग्री होगा। ओमेगा या कोणीय, ध्यान से समझिएगा, ओमेगा अर्थात कोणीय वेग या फिर एल जो है प्रकत्व का जो प्रतिरोध होगा, अगर ये दोनों में से कोई भी एक शून्य हो जाए तो उस स्थिति में जो कलांतर का मान होगा वो 0 डिग्री होगा। क्या होगा? 0 डिग्री होगा। और यदि मान लेते हैं R अगर क्या हो? R अगर 0 डिग्री, R अगर 0 ओम हो, ध्यान से समझिए, R यानी कि ओमीय प्रतिरोध अगर 0 हो तो उस कंडीशन में जो हमारा फाई होगा, फाई का मान जो हो जाएगा वो आपका 90 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। जब 90 डिग्री हो जाएगा तो I और V के बीच में जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री होगा। तो कलांतर का मान 0 कब होगा और 90 डिग्री कब होगा, ये आप ध्यान से समझिएगा। जब ओमेगा या एल के किसी एक में का मान अगर 0 हो तो उस कंडीशन में फाई का मान अर्थात कलांतर का मान 0 होगा। और यदि कैपिटल R अर्थात ओमीय प्रतिरोध का मान 0 हो तो उस स्थिति में फाई का मान जो है वो हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका फाई कलांतर हो गया। अब हम लोग करते क्या है, इसमें कुछ न्यूमेरिकल बनाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये न्यूमेरिकल आप ध्यान से देखिए, समझिए, आपको विश्वास आपको दिलवाएंगे कि नहीं आपको न्यूमेरिकल बनाने आ गया। क्योंकि आप ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा तो आपको न्यूमेरिकल किस तरह से बनाया जाता है वो न्यूमेरिकल आप सीख लीजिएगा। तो यदि न्यूमेरिकल सीखना है, समझना है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो जो टॉपिक पढ़े हैं इस टॉपिक पर A to Z मीन्स कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल का बताने वाले हैं। तो अब ध्यान से न्यूमेरिकल पढ़िए, इसे हम मिटाएंगे और अब हम लोग न्यूमेरिकल की बात करेंगे। इस थ्योरी पर एक से एक न्यूमेरिकल हम इसमें बताने वाले हैं और इस न्यूमेरिकल को आप लोग ध्यान से समझिए और कोशिश करिएगा बनाने का, और बनाने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। और आप लोग को बताना चाहेंगे कि क्लास जल्द से जल्द खुलने वाला है, आप लोग रेडी हो जाइए क्लास करने के लिए। आपको जल्दी से ना ग्रुप में मैसेज हम कर देंगे क्लास कब खुलने वाला है और कितने टाइम से खुलने वाला है। जल्दी क्लास खुलेगा, आप लोग रेडी हो जाइए।
चलिए तो न्यूमेरिकल की बात करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध 8 ओम का प्रतिरोध के प्रेरकत्व के श्रेणी क्रम में 8 ओम का प्रतिरोध 6 ओम प्रतिघात के 6 ओम प्रतिघात के 6 ओम प्रतिघात के प्रेरकत्व के श्रेणी क्रम में, प्रेरकत्व के श्रेणी क्रम में जुड़ा है। परिपथ के प्रतिबाधा की गणना कीजिए। परिपथ के प्रतिबाधा की गणना कीजिए। ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। देखिए, न्यूमेरिकल बनाना सबसे आसान होता है यदि आप न्यूमेरिकल को ध्यान से सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ते हैं। जैसे हम पढ़ रहे हैं, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध 6 ओम प्रतिघात के प्रेरकत्व के श्रेणी क्रम में जुड़ा है। परिपथ के प्रतिबाधा की गणना कीजिए। तो हम लोग करते क्या है, सबसे पहले जो वैल्यू दिया रहता है उसे हम नोट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है R इज इक्वल टू 8 ओम दिया है, 6 ओम प्रतिघात यानी कि XL इज इक्वल टू दिया है 6 ओम दिया है, कारण श्रेणी क्रम में जुड़ा है। तो परिपथ की प्रतिबाधा की गणना कीजिए। Z पूछ रहा है। यह आपको मालूम होना चाहिए कि ओमीय प्रतिरोध को कैपिटल R से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, और प्रेरकत्व के प्रतिघात को हम XL से प्रदर्शित करते हैं, और हम प्रतिबाधा को Z से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि डायरेक्ट पढ़ने की कोशिश करते हैं, डायरेक्ट न्यूमेरिकल बनाने की कोशिश करते हैं, उसी में वो मार खा जाते हैं और बाद में कहते हैं कि न्यूमेरिकल नहीं समझ में आ रहा है। तो न्यूमेरिकल नहीं समझ में आने का मेन कारण है कि आप बीच में आइएगा, वीडियो देखने की कोशिश करिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए कभी भी आप वीडियो देखने के लिए ज्वाइन करिए तो राइट 6 बजे यानी कि टाइम से आप जुड़ जाइए और शुरू से लास्ट तक समझिए। आपको गारंटी दे रहे हैं कि कहीं भी कोई डाउट नहीं होने देंगे। तो इस तरह से R जो है ओमीय प्रतिरोध 8 ओम है, XL जो है वो प्रेरकत्व है, प्रेरकत्व का प्रतिघात है वो 6 ओम है, और प्रतिबाधा ज्ञात करना है Z। तो चूंकि आप जानते हैं Z इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL का होल स्क्वायर। अंडर रूट R का करते हैं 8 का स्क्वायर प्लस ये करते हैं 6 का होल स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 64 प्लस 36 यानी कि अंडर रूट हम करते हैं 100, और आप इस तरह से कर सकते हैं Z इज इक्वल टू ये आपका 10 ओम हो गया। इस तरह से आपका पहला का आंसर हो गया। देखिए कितना आसान था न्यूमेरिकल बनाने में। तो इस न्यूमेरिकल का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो एक बार फिर से आपको बताना चाहेंगे। सबसे पहले जो वैल्यू दिया है उस वैल्यू को पहले नोट करते हैं और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला यूज करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। देखिए मेथड जो है कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो आप किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल हो वो आप बना सकते हैं। तो और हम लोग इसमें डिफरेंट टाइप के
न्यूमेरिकल बनाएंगे। अब क्या करेंगे, इसे मिटाएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखने जा रहे हैं। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, समझिए और उसको तुरंत बना करके कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। सेकेंड न्यूमेरिकल आप ध्यान से समझिएगा। सेकेंड न्यूमेरिकल आप लोग भी बनाने की कोशिश करिएगा और कमेंट में जवाब दीजिए कि आपका आंसर कितना आया है। चलिए सेकेंड न्यूमेरिकल की बात करते हैं। चित्र में प्रेरक एल तथा प्रतिरोध आर के क्वेश्चन नंबर सेकेंड, चित्र में कैपिटल एल तथा कैपिटल आर के प्रेरक कैपिटल एल तथा प्रतिरोध कैपिटल आर के सिरों के बीच वोल्टता क्रमशः 120 वोल्ट तथा 90 वोल्ट है। तथा धारा का वर्ग माध्य मूल मान धारा का वर्ग माध्य मूल मान 3 एम्पियर है। 3 एम्पियर है। गणना कीजिए फर्स्ट में कह रहा परिपथ की प्रतिबाधा सेकेंड में कह रहा है वोल्टता तथा धारा के बीच कलांतर। वोल्टता तथा धारा के बीच कलांतर। ये क्वेश्चन दिया है और फिगर इस तरह से ये दिया है, ध्यान से आप समझिएगा। ये फिगर इस तरह से ये फिगर दिया है। ये एल है और ये आर है, ये आपका दिया हुआ है। अब कह रहा है क्या, इस फिगर को आप ध्यान से समझ लीजिए। ये एल और आर जो है इस तरह से दिया है, तो कह रहा है कि चित्र में प्रेरक एल तथा प्रतिरोध आर के सिरों के बीच वोल्टता क्रमशः 120 वोल्ट तथा 90 वोल्ट है। यानी कि एल की वोल्टता 120 वोल्ट तथा आर की वोल्टता जो है वो 90 वोल्ट है। और इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो धारा का मान 3 एम्पियर है। तो कह रहा है सबसे पहला पॉइंट में कि परिपथ की प्रतिबाधा और दूसरा पॉइंट में वोल्टता तथा धारा के बीच कलांतर ज्ञात कीजिए। तो हम लोग करते क्या है, सबसे पहले हम जो मान दिया है इसको VL कहते हैं और इसको जो है वो VR कहते हैं। तो हम दोनों का मान लिखते हैं। सिंस VL इज इक्वल टू 120 वोल्ट दिया है, VR इज इक्वल टू 90 वोल्ट दिया है, RMS इज इक्वल टू कितना दिया है 3 एम्पियर दिया है। फर्स्ट में कह रहा है Z का मान ज्ञात करना है, सेकेंड में कह रहा है फाई ज्ञात करना है। यदि इतना आपको करने आ जाएगा किसी भी न्यूमेरिकल में तो आपको न्यूमेरिकल बनाने आ गया। अब करना क्या है कि ये देखना है कि इस पे फॉर्मूला कौन सा यूज करना है और कैलकुलेशन किस तरह से हम करें।
तो हम क्या किए कि प्रेरक L दिया है और उसके बाद प्रतिरोध R दिया है, और ये दिया है वोल्टता क्रमशः 120, यानी कि L का वोल्टता 120 वोल्ट दिया है और प्रतिरोध R का वोल्टता जो दिया है वो 90 वोल्ट, और दोनों के मान यानी कि वर्ग माध्य मूल धारा का वर्ग माध्य मूल मान IRMS का जो मान है वो 3 एम्पियर है। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है Z का मान ज्ञात कीजिए, सेकेंड में कह रहा है कलांतर का मान ज्ञात कीजिए। तो हम करते क्या है, सबसे पहले सिंस Z इज इक्वल टू, हम Z का मान निकालने के लिए हम करेंगे क्या, अंडर रूट V स्क्वायर VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर करते हैं। Z इज इक्वल टू क्या करते हैं, V अंडर रूट VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर कर लेते हैं। ये आपका V है, हम लोग V इज इक्वल टू पढ़े हुए हैं, क्या पढ़े हैं, ये V पढ़े हैं, V इज इक्वल टू पढ़े हैं, तो V इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं कितना, V इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर, अंडर रूट VR के जगह पर हम क्या करते हैं 90 का स्क्वायर करते हैं, 90 का स्क्वायर प्लस VL के जगह पर 120 का स्क्वायर कर लेते हैं, और जैसे आप जानते हैं 90 का स्क्वायर करते हैं तो 8100 प्लस इसको करते हैं 144, ये इतना हो जाएगा। इसको आप करिएगा तो ये 225 और ये 2020 इस तरह से हो जाएगा, और V इज इक्वल टू इसको कैलकुलेशन आप करिएगा तो आएगा आपका 150 वोल्ट, कितना 150 वोल्ट लिख लेते हैं। तो इस तरह से V का मान आ गया। हमें निकालना क्या है, फर्स्ट पॉइंट में Z निकालना है, तो V बाई क्या जानते हैं, I जानते हैं, Z इज इक्वल टू V बाई I जानते हैं, तो Z इज इक्वल टू V के जगह पर 150 और I के जगह पर I का मान 3 एम्पियर दिया है, 3 ये हम कर लेते हैं 50, Z इज इक्वल टू 50, ये ओम हो गया। इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसमें सेकंड देख रहे हैं फाई, तो फाई का मान निकालने के लिए कलांतर है, कलांतर का मान निकालने के लिए आप जानते हैं tan का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे, ध्यान से समझिएगा, एक लाइन में हो जाएगा tan फाई इज इक्वल टू VL बाई, हम क्या करते हैं R करते हैं, क्या करते हैं tan फाई इज इक्वल टू VL बाई VR कर लेते हैं, ये tan फाई इज इक्वल टू VL बाई VR करते हैं, और VL के जगह पर 120 करते हैं, और VR के जगह पर हम क्या करते हैं 90, ये कटाते हैं, ये 3 3 या 9, ये 4 3 या 12, यानी कि 4/3। सो हम लिखते हैं क्या, tan इनवर्स फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3 लिख लेते हैं। तो आप यहीं पे इसको छोड़ सकते हैं, यदि आप ध्यान से समझिएगा, हम लिखें क्या है tan फाई इज इक्वल टू VL बाई VR इज इक्वल टू VL के जगह पर 120 हम किए हैं, 120 बटा में VR के जगह पर 90 किए हैं, इसको कटाएंगे तो 4/3 आएगा, और फाई हमें निकालना है, तो फाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा tan इनवर्स 4/3। आप यहीं पे इसको छोड़ सकते हैं, या आप यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि फाई इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 4/3 का जो मान होता है वो 53.1 डिग्री होता है, 53.1 डिग्री। ये हमेशा इसका मान याद करके रखे रहिएगा, फाई इज इक्वल टू 53.1 डिग्री कब होगा, जब tan इनवर्स 4/3 होगा। इसका जो मान है निकाला हुआ है, इसे आपको हमेशा याद रखना होगा, कि आप यहाँ पर भी लिख करके छोड़ देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी आपका सही है। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल बन गया, तो इसे आप स्क्रीनशॉट लीजिए। एक और लास्ट न्यूमेरिकल बनाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत सारे आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो जल्दी फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे, तो हम एक और लास्ट इस वीडियो का न्यूमेरिकल बनाएंगे। आप लोग भी उस न्यूमेरिकल को लिखिए, पढ़िए, समझिए और बनाइए। बना करके कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि आपका आंसर कितना आया है। ध्यान से समझिएगा। संलग्न प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए क्वेश्चन नंबर 3, परिपथ धारा के लिए, संलग्न परिपथ धारा के लिए, संलग्न परिपथ धारा के लिए ज्ञात कीजिए परिपथ दिया हुआ है इस तरह से। ये L है और ये R है। ये इसका मान दिया है, ये 0.1 हेनरी और R दिया है 30 ओम। क्या दिया? R का मान 30 ओम और V इज इक्वल टू, ये आपका दिया है 10 sin 400t दिया है। ये आपका संलग्न परिपथ है। इस संलग्न परिपथ में कुछ न्यूमेरिकल है, उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रेरकीय प्रतिघात, प्रेरकीय प्रतिघात सेकेंड में कह रहा है परिपथ की प्रतिबाधा, परिपथ की प्रतिबाधा थर्ड में कह रहा है धारा का शिखर मान, धारा का शिखर मान और फोर्थ में कह रहा है क्या? धारा वोल्टा कलांतर। इस तरह से ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है। हम क्या किए हैं कि न्यूमेरिकल हम लिख चुके हैं। अब क्या करते हैं, ध्यान से जो जो वैल्यू दिया है उसे हम नोट करते हैं और एक एक करके हम बनाएंगे। तो ध्यान से आप समझिएगा, ये एल का मान दिया है। एल का मान कितना दिया है? 0.1 हेनरी। तो लिखेंगे यहाँ, इसको दो पार्ट में बनाएंगे। एक पार्ट में लिखेंगे क्या क्या दिया है और दूसरे पार्ट में इसको सॉल्व करेंगे। तो एक पार्ट में लिखेंगे L इज इक्वल टू 0.1 हेनरी दिया है और R इज इक्वल टू 30 ओम दिया है। और चूंकि V इज इक्वल टू क्या दिया है? 10 sin 400t दिया है। इसे हम क्या करते हैं, V इज इक्वल टू V0 sin ओमेगा t से तुलना करने पर, तो तुलना कर रहे हैं तो क्या हमें मिल रहा है? V0 इज इक्वल टू 10 वोल्ट और ओमेगा के जगह पर हम देख रहे हैं 400 रेडियन पर सेकेंड दिया है। तो इस तरह से ये हमारा दिया है, हम क्या किए कि लिख लिए हैं। ध्यान से आपको फिर से बताना चाहेंगे, L दिया है 0.1 हेनरी, लिख दिए हैं। R दिया है 30 ओम, इसको भी लिख चुके हैं। और V इज इक्वल टू V0 sin
400 टी दिया है। इसे हम क्या करेंगे, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी से तुलना करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि v नॉट के जगह पर 10 वोल्ट दिया है और ओमेगा के जगह पर 400 रेडियन पर सेकेंड दिया है। अब क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन को हम ध्यान से इसको बनाएंगे। सबसे पहले कह रहा है कि प्रेरकीय प्रतिघात क्या होगा। तो प्रेरकीय प्रतिघात हम यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट में कह रहा है कि प्रेरकीय प्रतिघात को हम XL से डिनोट करते हैं। XL इज इक्वल टू पूछ रहा है वाट, क्या पूछ रहा है, XL इज इक्वल टू वाट। सेकेंड में पूछ रहा है क्या, जो पूछ रहा है उसको भी नोट कर लेते हैं, प्रतिबाधा Z इज इक्वल टू वाट। और थर्ड में पूछ रहा है धारा का शिखर मान, थर्ड में पूछ रहा है I नॉट इज इक्वल टू वाट। और धारा भोल्टा कलांतर फोर्थ में पूछ रहा है पाई इज इक्वल टू वाट। इस तरह से हम क्या कर लिए कि जो मान निकालना था उसे भी हम लिख करके वाट कर लिए। अब क्या करेंगे, बनाएंगे। जैसे कि पहला हम बात करते हैं, पहला की बात हम एक्सेल की बात करते हैं। क्या करते हैं, एक्सेल। तो प्रेरकीय प्रतिघात एक्सेल इज इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े हैं, एक्सेल इज इक्वल टू पढ़े हैं ओमेगा एल। क्या पढ़े हैं, ओमेगा एल। सो हम लिख सकते हैं एक्सेल इज इक्वल टू ओमेगा के जगह पर हम 400 लिखते हैं और एल के जगह पर हम 0.1 हेनरी कर लेते हैं। तो इसको अगर कैलकुलेशन करिएगा तो ये पॉइंट काटेंगे तो 10, ये काट लीजिएगा तो 40, ये आपका हो जाएगा ओम। तो एक्सेल का जो मात्रक हो गया वो 40 ओम हो गया। ये पहला का सॉल्व हो गया। मींस पहला क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, वो एक्सेल इज इक्वल टू 40 ओम हो जाएगा। इसी तरह से हम क्या करते हैं, सेकेंड बनाते हैं परिपथ की प्रतिबाधा। परिपथ की प्रतिबाधा हम जानते हैं Z इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर कर लेते हैं। R के जगह पर हम 30 का स्क्वायर करते हैं और XL के जगह पर हम 40 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो इस तरह से Z इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 900 प्लस ये हो जाएगा 1600। इस तरह से लिखेंगे 2500 और 2500 का स्क्वायर रूट हम करेंगे तो 50, ये ओम हो जाएगा। ये आपका सेकेंड आंसर हो गया। तो इस तरह से सेकेंड में तो ये बोर्ड भर चुका है, इसलिए इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम थर्ड और फोर्थ की बात करेंगे। चलिए, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो थर्ड और फोर्थ की बात कर रहे हैं, तो यहीं पर हम इसको थर्ड निकालेंगे। ध्यान से समझिएगा। थर्ड में क्या है, धारा का शिखर मान। धारा का शिखर मान हम I नॉट इज इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, धारा का शिखर मान में V नॉट बाई जेड। I इज इक्वल टू V बाई आर के रूप में आप जानते हैं। I इज इक्वल टू V बाई आर। तो ये V के जगह पर हम क्या करते हैं, V नॉट, और Z जो है वो प्रतिबाधा है, क्योंकि LR है। LR जब भी रहता है तो प्रतिबाधा होता है। तो हम इसके जगह पर V नॉट के जगह पर हम क्या करते हैं, 10 लिखते हैं और Z के जगह पर हम लिखते हैं 50। तो इस तरह से कट जाएगा I नॉट इज इक्वल टू 0.2 एम्पियर। तो इस तरह से हमारा ये थर्ड का आंसर हो गया। अब हमारा फोर्थ जो है धारा वोल्टा कलांतर, फोर्थ हम निकालते हैं। कलांतर तो आप जानते हैं tan फाई इज इक्वल टू एक्सेल बाई आर होता है। एक्सेल बाई आर होता है, तो हम इसके जगह पर हम
एक्सेल के जगह पर हम क्या लिखेंगे, एक्सेल का मान हम निकाले थे, एक्सेल के जगह पर 40 हम ओम निकाले थे, कितना 40 ओम, और आर के जगह पर 30 हम लिखते हैं, 30 ओम। ये कैंसिल हो जाएगा, सो फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3 होगा। और जैसे कि हम आपको बताए हैं कि 4/3 अगर होगा तो आप यहां भी छोड़ सकते हैं आंसर। अगर इसके आगे भी लिखना होगा तो आप इसको याद रखिएगा, इसका जो मान होता है वो 53.1 डिग्री होता है। इसका मान जो होता है tan इनवर्स 4/3 का, इसका मान 53.1 डिग्री होता है। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल बनाया जाता है। तो ये जितने भी न्यूमेरिकल बनाए हैं हम लोग इस थ्योरी पे, जो थ्योरी आज इस वीडियो में पढ़े हैं, उसी थ्योरी से रिलेटेड जो जो हमारा टॉपिक था उस सारे टॉपिक पे हम लोग एक एक करके न्यूमेरिकल बना लिए हैं। तो इस तरह से यदि कोई बीच में आया है तो इस वीडियो को पूरा आप जरूर देखिएगा, और यदि वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपको किसी भी प्रकार के न्यूमेरिकल हो आपको डाउट नहीं होगा। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि टाइम आपका हो गया है नेक्स्ट क्लास के लिए। तो फिर हम लोग इसी तरह से हम लोग नए नए वीडियो में मिलते रहेंगे। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और इस वीडियो के लिए नए व्यूअर हैं तो इस वीडियो को, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हम लोग नए नए टॉपिक के साथ नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।